नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। स्वागत है आप सबका। आज शुरुआत करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो कुछ पाकिस्तान में होगा उसका असर कल हम पर जरूर पड़ेगा। पाकिस्तान में चुनाव खत्म हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तस्वीर अब जाकर कुछ साफ होनी शुरू हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने इस बार त्रिशंकु संसद बनने के संकेत दिए। बीते 2 हफ्तों में सरकार बनने के लिए जोड़ तोड़ का खेल पूरे देश में चलता रहा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार बनाने के इस लेन देन की कवायद में एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान बनाने जा रहा है। पाकिस्तान को पहली बार महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है। मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। वैसे पाकिस्तान की दिलचस्प सियासत को पहले समझते हैं। यहाँ कब कौन नेता जेल चला जाएगा कह नहीं सकते, और कब कौन निर्वासित जिंदगी से वापस लौटकर सत्ता संभाल ले ये भी नहीं पता लगता। कहा जाता है कि सेना का इतना ज़्यादा दखल है पाकिस्तान में कि उन्हें अगर ये महसूस होता है कि कोई सरकार उनके हिसाब से नहीं चल रही, तो सरकार के प्रमुख को किसी न किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है, फंसा दिया जाता है। फिलहाल इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, जेल में शायद इसी वजह से है। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री थे, कई आरोपों से घिरे हैं। उनकी पार्टी को इस बार चुनाव तक नहीं लड़ने दिया गया। बावजूद इसके इन तमाम पाबंदियों के इमरान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों ने कमाल करके दिखाया। 93 सीटों पर पाकिस्तान में निर्दलीय जीते हैं। वहीं पूर्व पीएम नवाज शरीफ, जो देश के बाहर रहने को पिछले कई साल मजबूर थे, जो चुनावों के ठीक पहले उनकी देश वापसी हुई, जमकर प्रचार किया नवाज शरीफ साहब ने अपना और अपनी पार्टी का। अब उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसको PMLN कहते हैं, वो सरकार बनाने जा रही है। कभी 7 साल की सजा तक सुनाई गई थी नवाज शरीफ को, कोट लखपत जेल में बंद रहना पड़ा था, लेकिन सेना से समीकरण शायद अब उनके ठीक हो गए हैं, तो वतन वापसी उनकी संभव हो गई है और जेल से बाहर भी हैं। और नई सरकार बनाने और बिगाड़ने की जो कवायद बीते 2 हफ्तों से चल रही थी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका नवाज शरीफ भी निभा रहे थे। ऐसा पाकिस्तान के अखबार, पाकिस्तान के चैनल्स बोलते रहे। पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो पिछले 25-30 सालों में भुट्टो परिवार हो या फिर शरीफ परिवार, ज्यादातर दबदबा इन्हीं परिवारों का सत्ता पर रहा है। इस दबदबे को इमरान खान ने तोड़ा, खूब लोकप्रिय हो गए, लेकिन फिलहाल वो जेल में है। पाकिस्तान में बहुमत से कम सीटें लाने के बावजूद नई सरकार भुट्टो और शरीफ परिवार मिलकर बनाने जा रहे हैं। नई सरकार में शामिल होगी नवाज शरीफ की पार्टी और उन्हें सशर्त समर्थन देगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो कि बेनजीर भुट्टो की पार्टी है। करीब 4 साल पहले नवाज शरीफ को देश से बाहर रहना पड़ा। उस दौरान जनता के बीच मरियम नवाज और शहबाज शरीफ आते जाते रहे। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान लौट आए हैं। जमकर उन्होंने इस बार प्रचार किया, लेकिन वो खुद इस गठबंधन वाली सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। दरअसल वो बैसाखी वाली सरकार के मुखिया बनने से हिचकिचा रहे हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ, जो उनसे छोटे भी हैं, पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे और उनकी बेटी यानी मरियम शरीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अगली मुख्यमंत्री होंगी। यही डील हुई है PMLN और PPP के बीच। पंजाब प्रांत नवाज शरीफ की पार्टी का गढ़ रहा है और लगातार वहां उनकी ही सरकार रही है। जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भरोसेमंद और अपने भाई शहबाज को उन्होंने पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। अब चूंकि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ ने मरियम नवाज, जो उनकी सुपुत्री हैं, बेटी हैं, उनको पंजाब प्रांत की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। मरियम नवाज पाकिस्तान के किसी सूबे की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला होंगी। आपको बता दें, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हुई, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री नहीं थी। मरियम नवाज पहले मुख्यमंत्री हो रही है और नवाज शरीफ तो चाहते कि आगे जाके उनकी जगह उनकी पार्टी की कमान मरियम नवाज ही संभाले और पाकिस्तान की कमान भी मरियम नवाज एक दिन संभाले। मरियम नवाज को विरासत सौंपने का फैसला
दरअसल नवाज शरीफ ने बहुत पहले कर लिया था और अक्टूबर 2023 में नवाज शरीफ के एक बयान से इसकी पुष्टि हुई। जब वो पाकिस्तान वापस लौटे तो पहली रैली में ही नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की तारीफ की। उन्होंने उनके बारे में कहा कि मैं इस मिट्टी का बेटा हूं, मरियम इस मिट्टी की बेटी है। वे अधिकारी उसे गिरफ्तार करने आए थे। इस बहादुर लड़की ने जानलेवा धमकी का सामना किया। नवाज शरीफ ने अपने 4 बच्चों में मरियम नवाज को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मरियम नवाज पाकिस्तान के आवाम में बेहद लोकप्रिय हैं और अपने पिता की तरह जनता से सीधे कनेक्ट करती हैं। उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ती है और वो अपने परिवार के नाइंसाफी को मुद्दा बनाती हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते पर ले जाने का वादा भी करती रही हैं। वो रैलियों में लगातार कहती हैं कि नवाज शरीफ देश की नाजुक अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे और आतंकवाद के खतरे को खत्म करेंगे। 1973 में मरियम नवाज का जन्म हुआ था। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। विवादों के बाद डिग्री बीच में छोड़कर लौटी। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से डिग्री ली। 1992 में सफदर अवान से शादी की। उस वक्त सफदर पाकिस्तान की सेना में कैप्टन थे। मरियम नवाज के 3 बच्चे हैं। मरियम नवाज ने सियासी सफर की शुरुआत 2012 में की थी। 2013 में नवाज शरीफ के प्रचार अभियान को मरियम ने ही संभाला था। 2014 में प्रधानमंत्री यूथ प्रोग्राम की प्रमुख बनाई गई। इमरान खान की आपत्ति के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। 2017 आते आते फॉन्ट गेट स्कैंडल में उनका नाम सामने आया। अगस्त 2019 में चौधरी शुगर बिल केस में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तब इमरान खान प्रधानमंत्री बन चुके थे। नवंबर 2019 में लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत उनको दी। दिसंबर 2023 में उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। यह समझना जरूरी है कि आखिर क्यों मरियम नवाज उत्तराधिकारी बनी। दरअसल नवाज शरीफ को जब लंदन में निर्वासित जिंदगी बितानी पड़ी, उस दौरान मरियम नवाज ने पाकिस्तान में रहकर पार्टी को संभाला। उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, फिर उन पर केस डाले जा सकते थे। बावजूद इसके मरियम नवाज डटी रही। इमरान खान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। उस दौरान भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जिंदा रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। पंजाब को पाकिस्तान में सत्ता का द्वार माना जाता है और नवाज शरीफ परिवार से बाहर उस सूबे की जिम्मेदारी किसी और को देकर पार्टी पर खुद के दबदबे को कम करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। एक सवाल यह भी उठा कि आखिरकार मरियम नवाज को प्रधानमंत्री उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया, क्यों शाहबाज को बनाया गया। इसे भी आपको समझाते हैं। दरअसल चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, बहुमत नहीं मिला है। सबसे बड़ा नंबर इंडिपेंडेंट्स का है, निर्दलीयों का है। नवाज की पार्टी PMLN को 79 सीटें मिली हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 172 सीटों की दरकार होती है। नवाज शरीफ की पार्टी इससे काफ़ी दूर है। अब जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, यानी बेनज़ीर भुट्टो या जरदारी साहब वाली पार्टी। PPP को 54 सीटें मिली हैं, यानी सरकार बनाने के लिए गठबंधन की ज़रूरत है। ये गठबंधन बना भी, उसमें नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ ही आवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और कई छोटे दल एक साथ आए हैं। और इसके पीछे बताया जाता है कि सेना का हाथ है इस गठबंधन को बनाने के लिए, ताकि इंडिपेंडेंट के हाथ में सत्ता ना चली जाए। जाहिर सी बात है, एक गठबंधन सरकार चलाना है और इसके लिए तजुर्बे की ज़रूरत है। मरियम नवाज शरीफ का अभी उतना सियासी तजुर्बा नहीं है और यही वजह है कि उनकी जगह उनके चाचा शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ लंबे समय तक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। इमरान खान के सरकार छोड़ने के बाद शहबाज शरीफ ने ही देश के PM की कुर्सी संभाली थी और शहबाज के प्रयासों के कारण ही नवाज शरीफ की वतन वापसी संभव हो सकी थी, वरना इसके पहले वो लंदन में रहने को मजबूर थे। इसीलिए शहबाज शरीफ के लिए सियासी जोड़तोड़ करना और इस गठबंधन को चलाए रखना ज़्यादा आसान काम है बजाय मरियम नवाज के।
लेकिन जिस तरह मरियम नवाज की लोकप्रियता बढ़ी है पूरे पाकिस्तान में, उसे देखते हुए भविष्य में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मरियम नवाज को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए तो इस पर ज्यादा चौंकना नहीं चाहिए। वैसे भी इमरान खान की पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान के तमाम सियासी दलों पर परिवार का ही कब्जा है। परिवारवाद की राजनीति पाकिस्तान में भी छाई है और जिस परिवार का जहां कब्जा है वहां वो ऊंचे पदों पर अपने परिवार से ही लोगों को मौका देता आया है। और अब बात पाकिस्तान के उस चुनाव अधिकारी की भी इस मौके पर करेंगे जिसको पिछले हफ्ते बहुत ईमानदार बताते हुए सारी दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही थी, लेकिन अब इस अधिकारी ने अचानक यू टर्न ले लिया है। पहले आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा था ताकि आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए, और फिर अपने पद से उन्होंने उस वक्त इस्तीफा भी दिया, और फिर बताएंगे कि अब क्या हुआ है। सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानी इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। तो सुना आपने लियाकत अली को खुदकुशी करने की बात कर रहे थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की बात कर रहे थे, चुनाव अधिकारी के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे थे, लेकिन अब अपने बयान से पूरी तरीके से पलट चुके हैं। अभी आपने सुना जो कुछ वो कह रहे थे आज से 5-6 दिन पहले। उन्होंने चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त और जज पर यह आरोप लगाए और यहां तक कह दिया था कि इस अन्याय की मुझे भी सजा मिले। लेकिन जो जमीर चट्टा जी का जागा था, उस जमीर लियाकत अली चट्टा का अब दोबारा फिर से एक नए तरीके से जाग गया है। इस बार उन्होंने पाकिस्तान चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस बार उनके निशाने पर इमरान खान की पार्टी है। उन्होंने अब लिख दिया है, उस प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्राथमिक उद्देश्य पीटीआई द्वारा बनाई जा रही झूठी कहानियों को बढ़ावा देकर सनसनी और नाटक पैदा करना था। मैं अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से लेता हूं और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों के सामने खुद आत्मसमर्पण करता हूं। यानी इल्जाम डाल दे रहे हैं कि पीटीआई के कहने पर उन्होंने 5 दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी वजह से उनको बेहद ईमानदार और बेखौफ होने का तमगा मिला था। आज कह रहे हैं कि पीटीआई के ड्रामे को एक्सपोज करने के लिए उन्होंने वो बयानबाजी की थी। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ संभव दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार है मेहर तारड़, उनसे हमने पूछा कि अब जब पाकिस्तान में नई सरकार बन रही है और शहबाज शरीफ जिसके प्रधानमंत्री होंगे, मरियम नवाज को पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इस नए घटनाक्रम को, इस नए डेवलपमेंट को भारत पाकिस्तान की दोस्ती के मद्देनजर से कैसे देखना चाहिए? आइए सुनते हैं मेहर तारड़ को क्या कहना है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं उनको ठीक करने वाले प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट ही फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान में उसको गवर्न करती है। बट एज आई ऑलवेज से कि हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं कहा कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ के तो घर आए थे आपके प्राइम मिनिस्टर वंस अपॉन अ टाइम, आई थिंक इट वाज 2015। सो इमरान खान ने भी अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में अपने इंडियन फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। उन्होंने अपनी पहली स्पीच, जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने नहीं थे, टॉक्ड अबाउट हैविंग पीस विद हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। सो आई थिंक हर प्राइम मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान का, किसी पार्टी का भी हो, दे डू नॉट हैव एनी डिजायर टू कीप अ हॉस्टाइल रिलेशनशिप विद इंडिया। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। जो सेंसिबल पाकिस्तानी है वो तो चाहेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड, हमारे ट्रेड रिलेशन ना, यू नो, जैसे इंडिया और चाइना का है फॉर इंस्टेंस, चाइना और अमेरिका का है, कंट्री दैट डोंट रियली सी आई टू आई, लेकिन वो फिर भी अपने अपने बिगर इंटरेस्ट के लिए, अपने बिगर बेनिफिट्स के लिए एक रिलेशनशिप कायम रखते हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में अनफॉर्चुनेटली नहीं रह सका पिछले कुछ सालों में। तो I can just hope for the best. I don't really know. As I said कि इस वक्त इतनी controversial इलेक्शन, इतना controversial कि अगले उसके आगे क्या बोलना, उसके आगे क्या होना। But
आई नो कि हर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि इंडिया के साथ अच्छे अच्छे ताल्लुकात हो, दैट मच आई नो, और प्रेसिडेंट भी। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने कहा है कि जब तक मृतक किसान शुभकरण सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक दोनों बॉर्डर जो कि हरियाणा को पंजाब से जोड़ते हैं, शंभू बॉर्डर और खिलौनी बॉर्डर पर आंदोलन जारी रहेगा। वहां किसानों का कहना है कि इस मामले में 302 के तहत हत्या का मुकदमा भी पंजाब पुलिस को दर्ज करना चाहिए। वहीं हिसार के खेड़ी चौपाटा में किसानों और पुलिस के आमने सामने आने से तनाव पैदा हो गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया है, जिन पर पुलिस पर पत्थर बरसाने के आरोप है। पुलिस के वाहनों के में भी तोड़फोड़ की गई है। खनौरी बॉर्डर की तरफ कूच करने के लिए किसान आज खेड़ी चौपाटा में जमा हुए थे। पूरे आंदोलन पर और जानकारी दे रहे हैं रवीश रंजन शुक्ल, जो वहीं पर लगातार हमको रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। देखिए, एक केंद्र सरकार को फौरी राहत की खबर यह है कि जो किसान संगठन है वो फिलहाल 21 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें जो नौजवान एक किसान शुभकरण की मौत हो गई थी, उसको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए और हरियाणा पुलिस के ऊपर में कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग को लेकर अब जो किसान संगठन हैं वो फिलहाल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही आंदोलन करते रहेंगे। यानी जो 21 तारीख को उन्होंने ऐलान किया था कि 2 दिन के लिए वो सीज फायर कर रहे हैं और दिल्ली की ओर मार्च नहीं करेंगे, तो फिलहाल वो दिल्ली की ओर मार्च नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक उनकी ये दोनों मांग पूरी नहीं हो जाती है। आज हमने देखा कि पंजाब सरकार के कई सारे अधिकारियों से किसान संगठनों की बातचीत भी हुई, दिन भर बातचीत हुई। आज दोपहर को शुभकरण को आर्थिक मदद देने की पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की कि 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद उनको दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद किसान संगठनों ने शुभकरण का पोस्टमार्टम रोक दिया और उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा जब तक शहीद का दर्जा उनको नहीं मिलता है और हरियाणा पुलिस के ऊपर मामला नहीं दर्ज होता है। अब एक और अहम अपडेट है कि खोड़ा चोपटा एक गांव है जो कि हिसार में पड़ता है। वहां के लोगों ने आज जब कूच करने की कोशिश की खनौरी बॉर्डर की ओर, तो हरियाणा पुलिस के साथ में झड़प हुई, जिसमें एक डीएसपी और एक एसएचओ घायल हो गए उसमें, और तमाम सारे जो ग्रामीण हैं उनको भी चोट आई। कुछ लोगों को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल जहां तक बात केंद्र सरकार के साथ में किसान संगठनों की बातचीत का है, तो केंद्र सरकार लगातार ये तो कह रही है ट्विटर और मीडिया के सामने कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल आज केंद्र सरकार के मंत्रियों की ओर से कोई प्रस्ताव किसान संगठनों के पास में नहीं पहुंचा है। यानी जो 5वें दौर की बातचीत होनी है वो फिलहाल बातचीत नहीं शुरू हो पाई। अब इस पूरे मामले का डेडलॉक कैसे टूटेगा ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि कुछ किसान संगठनों ने 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च का भी ऐलान किया है। इसके अलावा जो एसकेएम है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने आज आक्रोश दिवस जो है वो मनाया शुभकरण की मौत के बाद में। तो इन सब का जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रभाव राजनीति में भी देखी जा रही है और आज पंजाब और हरियाणा के तमाम सारे राजनीतिक पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। लेकिन फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में जो किसान संगठन है उनके बीच डेडलॉक बना हुआ है। इस बीच फौरी तौर पर राहत की कुछ खबर यह है कि फिलहाल किसान दिल्ली मार्च नहीं करेंगे। संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच आज अंग्रेजी के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है भारत के किसानों की हालत के बारे में। कुछ सरकारी आंकड़ों के हवाले से इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि खेती करने और खेती से जुड़े हुए काम करने वालों की हालत में लगातार आज़ादी के बाद से गिरावट ही आई है। इसके बावजूद किसानों की आर्थिक स्थिति पर वो ध्यान नहीं दिया गया जो देना चाहिए था। इस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी सरकारें रहीं, ये उनकी नाकामी है कि वो किसानों के हालात को इतने सालों में भी ठीक नहीं कर पाए। कुछ आंकड़े हम आपके सामने दिखते हैं। आज़ादी के समय करीब 70% लोग खेती और इससे जुड़े कामों में लगे हुए थे और भारत की जीडीपी में 54% की हिस्सेदारी खेती से होती थी, कृषि से होती थी। लेकिन आज की तारीख में खेती और इससे जुड़े कामों की केवल 18% की हिस्सेदारी भारत की जीडीपी में रह गई है। लेकिन जो लोग खेती से जुड़े काम करते थे
उनमें केवल 15.5% की ही कमी आई, यानी 70 से घटकर 54.6% हुए। यानी लोगों की खेती या खेती से जुड़े कामों पर निर्भरता का जो औसत था उस हिसाब से कम नहीं हुआ जिस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी जीडीपी में कम हुई। 1951 की जनगणना के मुताबिक 13.95 करोड़ लोग मजदूरी करते थे, जिनमें खेत के मालिक और खुद खेती करने वाले किसानों की तादाद 6.99 करोड़, जो कि कुल खेती करने वाली आबादी का 71.9% था। खेतिहर मजदूरों की तादाद तब 2.73 करोड़ यानी 28.1% थी। 9.72 करोड़ लोग खेती के काम से सीधे तौर पर जुड़े थे, जो कि कुल मजदूरी करने वाली आबादी का 69.7% था। ये बात हमने की 1951 की। अब बात करते हैं 2011 की। अगर 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो 48.19 करोड़ लोग मजदूर हैं, जिनमें खेत के मालिक और खुद खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी तादाद 11.88 करोड़ है, जो कि कुल खेती करने वाली आबादी का 45.1% है। अगर खेतिहर मजदूरों की बात की जाए तो ये तादाद 14.43 करोड़ की है, यानी 54.9%। यानी 26.31 करोड़ खेती के काम से जुड़े थे, यानी 2011 में कुल मजदूरी करने वाली आबादी का 54.6% था। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि किसानी साल दर साल अव्यवहारिक बनती जा रही है, और ये भी कि किसानों के पास तो अपनी जमीन होती है, लेकिन 2011 के आंकड़ों से साफ दिख रहा है कि खेती करने वाले ज्यादातर लोग तो दिहाड़ी के मजदूर थे, ना कि खेतों के मालिक। और किसानों की इस हालत के लिए देश पर राज करने वाली हर सरकार जिम्मेदार बताई जा सकती है। जनवरी से दिसंबर 2019 के बीच देश भर के किसानों के बीच एक सर्वे हुआ जिसका नाम था सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। ये आंकड़े किसानी से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति को दिखाते हैं, ये भी आपको देखने चाहिए। देश में ज्यादातर किसानों के पास लघु और सीमांत भूमि जोत के खेत हैं, और उनमें आधे से ज्यादा ऋण युक्त यानी उधारी में जीवन जीने को मजबूर है। करीब 70% के आसपास 1 हेक्टेयर से कम, 88% के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। आंकड़ों में अगर बात करें तो 0.01 से 0.4 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों की तादाद देश भर में 318,61,000 थी, जिनमें 40.8% किसान परिवारों पर कर्जा था, जिनमें औसत उधारी एक परिवार पर 33,220 रुपए की थी। अगर थोड़े बड़े किसानों की बात करें तो 0.41 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर की भूमि रखने वाले किसानों की संख्या 331.448 लाख थी, जिनमें 48.4% किसान परिवारों पर उधारी है, जिनमें औसत कर्जा एक परिवार पर 51,933 रुपए का है। और थोड़े और बड़े किसानों की बात करें, यानी 1.01 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि रखने वाले किसान देश में 166.83 लाख हैं। 57.4% किसानों के परिवार इस ग्रुप में कर्जे में हैं, जिनका औसत कर्जा करीब 94,498 रुपए है। इसी सर्वे में राज्यवार किसानों के हालात का जिक्र भी किया गया था। यह सर्वे 2019 का है, जिसके मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 90% से ज्यादा किसान परिवार कर्जे में जीवन जी रहे हैं, जबकि 5 व्यक्ति वाले परिवारों की औसत मासिक घरेलू आय 10,218 रुपए है, जो कि देश के किसान परिवारों की मासिक घरेलू आय के बराबर ही है। यानी आय बराबर है पर किसानों की हालत बेकार है। 90% लोग कर्जे में है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात कर रहे हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब इस सर्वे में दिखाई दी। इस सर्वे के मुताबिक दोनों राज्यों में कृषि आय निम्नतम स्तर पर है। करीब 5 से 6,000 रुपए प्रति माह की आय है किसान परिवारों की, जिसमें भी 50 से 60% किसान परिवार पर कर्ज का बोझ है। यानी एक तो आय भी कम है और कर्जा भी बना हुआ है। यानी साहूकारों का दबाव है, बैंकों के ऋण का दबाव अलग से है। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर दुनिया की बात की जाए, दुनिया के बड़े मुल्कों में भी भारत का स्थान बहुत ही नीचे दिखाई देता है।
तुलनात्मक तौर पर देखें तो अपने किसानों को सहायता फिर चाहे वो सरकार से मिले या फिर बाजार से मिलने वाली कीमत से वैसी नहीं मिलती जैसा कि विदेशी मुल्कों के किसानों को मिलती है। इस वजह से भी वहां के किसान ज्यादा खुशहाल दिखते हैं। एक और सर्वे रिपोर्ट है, उसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक चीन की वैल्यू इस सर्वे में सबसे अच्छी है। बड़े देशों में जिसका क्षेत्रफल भी ज्यादा और आबादी भी ज्यादा है तो चीन सबसे ऊपर है, 1.14 इसकी वैल्यू है। यूरोपियन यूनियन को भी एक देश माना गया है, उसकी वैल्यू 1.03 है। अमेरिका की वैल्यू 1.01 है। भारत इस कैटेगरी में काफी नीचे आता है। भारत के किसानों की स्थिति इस चार्ट में 0.73 की ही है, जो कि 1 की वैल्यू से भी बहुत कम है। और ये आंकड़े दिखाते हैं, ये आंकड़े कि किस तरीके से भारतीय किसान आज़ादी के 75 साल के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो दुनिया के किसानों ने हासिल किया है। और शायद यही वजह है कि किसान अपने डिमांड्स को लेकर, अपने कर्जे की बात हो या MSP की गारंटी की बात हो, इन डिमांड्स को लेकर बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक नए वाक युद्ध की। कांग्रेस ने बीजेपी पर चंदा वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी को उन कंपनियों ने अचानक से चंदा दिया है जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों जैसे ED, CBI, इनकम टैक्स आदि की जांच चल रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे क्विड प्रो को यानी अपने फायदे के लिए वसूली करने का तरीका बताया और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जांच नहीं करवाई जाएगी तो वो इस मुद्दे को लेकर न्यायालय भी जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि 30 बड़ी कंपनियों ने जो चंदा दिया है बीजेपी को, उसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कुछ खास बातें हैं। पहला तो ये कि साल 2019-20 और 2022-23 के बीच बीजेपी को लगभग 335 करोड़ रुपए का चंदा देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को उस अवधि के दौरान केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। यानी यह एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी और उसके बदले में ये कंपनियां बीजेपी को चंदा दे रही थी। अगला पॉइंट, इनमें 23 कंपनियों ने जिन्होंने इस अवधि के दौरान बीजेपी को कुल 187.58 करोड़ रुपए दिए, 2014 और छापे के वर्ष के बीच कभी भी इस पार्टी को कोई राशि चंदे के तौर पर नहीं दी थी। यानी सब कुछ छापे की वजह से चंदा दिया गया, ये कांग्रेस का एलिगेशन, आरोप है। इनमें से कम 4 कंपनियों ने केंद्रीय एजेंसियों की विजिट के 4 महीने के भीतर कुल 9.05 करोड़ रुपए दान दिए। सुनते हैं क्या कहना है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ED, CBI और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। धमकी देकर, ED के द्वारा धमकी देकर, CBI के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा देना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था। ED, CBI और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि हफ्ता वसूली करने के उद्देश्य से इन कंपनियों पर पहले जांच करवाई गई और फिर इनसे वसूली कर बीजेपी ने अपना फायदा उठाया। यही मुद्दा लेकर हमने बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल से बातचीत की है। सुनते हैं उनका क्या कहना है। जहाँ तक चंदे का सवाल है, बीजेपी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। हम लोग इन इलेक्शन कमीशन को रूल्स के अनुसार अपने सारे अकाउंट्स सबमिट करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पूरी तरह से एनुअल रिटर्न वगैरह सारा डिटेल्स हर वर्ष देते हैं। हमारे अकाउंट्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हैं और हम लोग पारदर्शिता के प्रवर्तक हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहती है या जो भी एक्शन लेना चाहती है, उन सब के लिए हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। तो कांग्रेस है जो
किसी भी तरह से अपनी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड नहीं करना चाहती और विक्टिम कार्ड खेल के पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम पे जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स के नोटिसेस का उन्हें जवाब देना चाहिए और लीगल सिस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। अपने आप को कानून से ऊपर मानना या समझना बिल्कुल गलत है, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी से डिमांड की कि इस मामले में भी वो श्वेत पत्र जारी करे, जैसा कि उन्होंने बीते 10 सालों का श्वेत पत्र जारी किया था 2004 से 14 के बीच का। फिलहाल खबरों की खबर में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझको दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।